हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIM रिलेटेड क्लासेस। कल हमारा ये लेक्चर है आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का फॉरवर्ड और हमारे पास टॉपिक है फॉरवर्ड मार्केट्स इन इंडिया। ठीक है, 4 तरह के हम लोगों ने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पढ़े थे, फॉरवर्ड, फ्यूचर, है ना, पढ़े थे ना, स्वैप। ठीक है, तो उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट्स की इंडिया में। ठीक है, तो देखिए, इन इंडिया द फॉरवर्ड मार्केट फैसिलिटेट द हेजिंग ऑफ ट्रांजैक्शनल and contractual exposure. Transactional exposure are allowed to hedge up to the amount of underlying exposure after providing documentary evidence of the transaction. Whether the contractual exposures are permitted to be hedged up to the extent of previous year turnover or the average of the previous 3-year turnover, whichever is higher. ठीक है, ट्रांजैक्शनल तो वही है बेटा, जो भी आपने अंडरलाइंग एसेट जिस भी प्राइस पे आप लोगों ने फिक्स करी है उसी पे आपकी ट्रांजैक्शन जो होगी फुलफिल होगी, आपके ट्रांजैक्शन मैच्योर होगी। जबकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो क्या, किस बेसिस पर आपका अमाउंट चेक करती है बच्चे, वो देखती है आपके लास्ट ईयर टर्नओवर के बेसिस पे या फिर पास्ट ईयर टर्नओवर के बेसिस और एवरेज प्राइस पे आप लोग ये क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। The documents have to be provided at a time of maturity of the contract. Documents आपको कब देने हैं, मेच्योरिटी के टाइम पर देने हैं। Since competitive exposure is based on the change in technology, product mix, source of inputs, marketing approach, shifting of production base, etc. The measurement of competitive exposure is complex and can be inaccurate. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप लोग इसमें डील कर रहे हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर में डील कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो चेक करेंगे अपनी। ठीक है, क्या क्या चीजें देखेंगे, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट मिक्स को स्टडी करेंगे, इनपुट के सोर्सेज आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग अप्रोच चेक की जाएगी, प्रोडक्शन में जो शिफ्टिंग हुई है आपकी वो सब चीजें चेक की जाएंगी। तो ये थोड़ा सा एक लंबा एक टिपिकल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इट इज फॉर द रीजन दैट प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू हैव देयर कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर इन द फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर जो है उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है हेजर्स को। सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया हैज ग्रोन एंड मैच्योर्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट डिकेड। दिस can be attributed to the more liberalized and globalized environment within which market participant function। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या है, ये जो एट्रीब्यूट है ज्यादा लिबरलाइज है और ग्लोबलाइज्ड है। ठीक है, as there has been increasing mobility in exchange rate and interest rate, there has been a greater need to have foreign exchange risk exposure। ठीक है, क्योंकि आपके एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट जो है टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको हेजिंग की, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, रिस्क एक्सपोजर की नीड होती है। ठीक है, द मेन प्लेयर्स इन द फॉरवर्ड मार्केट आर ऑथराइज्ड डीलर। तो जो फॉरवर्ड मार्केट की हम बात करें तो जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं बेटा वो मेन हेजर्स होते हैं, मेन आपके क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं इनको हम एडीज लिखेंगे बच्चे आगे। दीज एडीज आर अलाउड टू डील फॉरवर्ड इन एनी परमिटेड करेंसी। ठीक है, तो इन एडीज को अथॉरिटी होती है, सॉरी, इन एडीज को आपकी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी आपकी करेंसी में डील कर सकते हैं। The following entities can transact with the ADs in the forward market। तो देखिए कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो फॉरवर्ड मार्केट, जो ऑथराइज्ड डीलर हैं और आपकी फॉरवर्ड मार्केट में डील करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई है। आरबीआई जो है अपना क्या करता है, स्वैप से चलता है आरबीआई। ठीक है, स्वैप में हम लोग क्या करते हैं, स्वैप में याद है आप लोगों को, अपना लोन का इंटरेस्ट रेट जो हमारा था फिक्स और वो था फ्लक्चुएटिंग, उसको हम लोग चेंज करते हैं स्वैप में, याद है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, आरबीआई है, जो किसमें कौन सी ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है, आपके स्वैप की ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है। That is, it can buy or sell dollar spot and sell or buy dollar forward for maturities available in the market। तो आरबीआई आपका एक है आपका अरेजिडेंट, वो रेजिडेंट जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और उसने आपका ऑथराइज्ड डीलर बना हुआ है, तो वो रेजिडेंट इंडियन
इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑथराइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए उसको डीलर बनने की, ठीक है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है तो बेटा करेंसीज में डील करेगा तो वो फॉरवर्ड मार्केट में भी डील कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी आपके किस में डील करते हैं या क्या कहलाते हैं, आपके ऑथराइज्ड डीलर्स कहलाते हैं। आल्सो एलिजिबल फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद एडीज अप टू द फुल एक्सटेंट टू देयर इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड इक्विटी। किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चे, डेट्स एंड इक्विटी में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआईज कहलाते हैं। ये भी आपके एक तरह के ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। आर एलिजिबल टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद एडीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा ये किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। Besides, they are allowed to hedge their risk only after they have completed all formalities and obtained necessary approval। जबकि उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत है, बेशक वो 6 महीने के लिए आते हैं और सारे के सारे अप्रूवल्स लेने की भी जरूरत है, जबकि वो क्या है, आपके ऑथराइज्ड डीलर हैं। नेक्स्ट आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट एनआरआईज अकाउंट होते हैं आपके। कौन से एनआरआईज होंगे, कैन हैज द रिस्क अराइजिंग आउट देयर डिविडेंड रिसीव्स, बैलेंसेस हेल्ड इन देयर एफसीएनआर अकाउंट्स। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होते हैं ये आपके। एनआरई दैट मींस नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड देयर इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। नेक्स्ट आपका है बेटा रेजिडेंट्स विद ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटीज। तो रेजिडेंट विद ओवरसीज जो हमारे रेजिडेंट हैं पर बाहर जाकर सेटल हो गए हैं या रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेजिडेंट विद ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटीज एंड लोन्स में आल्सो हैज अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क arising from such investment. All forward contracts booked by resident in all respect of their foreign currency exposure falling due within 1 year are permitted to be cancelled and rebooked freely। तो आपके जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 साल के लिए होते हैं, तो आप इन्हें रीबुक भी कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं विद इन अ ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट टू सबमिट देयर डिटेल्स ऑफ इम्पोर्ट एंड नॉन ट्रेड पेमेंट्स एक्सपोजर बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एडीज एंड एनुअल बेसिस। In the case of export contract with the tenor greater than 1 year permitted to be freely cancelled or revoked. In such current scheme of things, having the of foreign currency exposure is not permitted in the Indian forward market. This currency exposure arises when a customer who has a rupee exposure converted to a foreign currency exposure through a rupee foreign currency swap. In such a swap, a customer faces 2 types of risk. One is currency risk, and that is the fear of depreciation of rupee versus foreign currency, and the other risk is interest rate risk, the fear of foreign currency denominated LIBOR, that is London Interbank Offer Rate will rise। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं बच्चे कि जो करंट स्कीम है हेजिंग की फॉरेन एक्सचेंज में, तो आप लोग अगर रुपी को डॉलर में चेंज करा रहे हैं तो 2 तरह के रिस्क आपके हो सकते हैं। क्या रिस्क हो सकते हैं, एक तो अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू या फॉरेन करेंसी की वैल्यू अप डाउन होती है तो आप थोड़ा सा रिस्क में या प्रॉफिट में डील करेंगे। दूसरा आपका जो लंदन इंटरबैंक है जो करेंसी में डील करता है उसकी अगर इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन हो गए तो भी आप लोगों को फायदा या नुकसान की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो आप रिस्क में हैं, रिस्क में हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका इट वुड बी टेम्पटिंग टू इक्वेट अ ड्राइव एक्सपोजर इन फॉरेन करेंसी टू borrowing in a foreign currency, but the two are quite different. While borrowings in foreign currency have well laid down rules for assessing, it would be difficult to have such tangible rules in case of dry foreign currency exposure. Such exposure would therefore the tantamount to giving freedom to freely access the foreign exchange market without an underlying forex exposure. In the case of borrowing of foreign currency too, there are controls. अगर आप
या बेचने या स्वैप करने के लिए अपने एसेट्स को या फिर इंटरेस्ट लोन्स को, तो आप कह सकते हैं एक लिमिट फिक्स करी हुई है फॉरेन एक्सचेंज से परचेज करने में, आप हद से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कल को ऐसा ना हो कि अगर हम उनकी करेंसी के रेट डाउन हो और आप एकदम बेचने बैठे तो उस कंट्री को नुकसान होगा, तो इसलिए कुछ लिमिट्स इसमें लगाई गई हैं आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही सब है आपका एडिस किस तरह से काम करते हैं या किस तरह से आप करेंसी बनाते हैं या फिर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आप मार्केट इंडिया में किस किस तरह की हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। आपका आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इन्वेस्ट करता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट चलाता है, आरबीआई स्वैप कॉन्ट्रैक्ट चलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रेजिडेंट कर सकते हैं जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, और वो रेजिडेंट जो सेटल्ड हो गए हैं ओवरसीज जाकर, मतलब कहीं पर कहीं और जाकर, बट रेजिडेंट यहाँ के हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो FIIs और FDIs भी इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म हो गई है, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस